और बाद में मुझे 3 मंथ का टाइम मिला था फुल्ली प्रिपेयर करने के लिए। उतना गैप था एग्जाम के वो बीच। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 3 मंथ्स का प्रॉपर प्रिपरेशन किया था। काफ़ी कुछ मुझे गाइड किया कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मैं पूरा मतलब इतना गाइडेंस नहीं था मेरे पास। मैं पढ़ तो लेता था, वो स्टेमिना था, पर वो गाइडेंस होना चाहिए वो नहीं था। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, दिस इज द रियलिटी। मेरे लिए ये सिस्टम नया था, मतलब वो PPW RW ये सब पहली बार सुन रहा था, और मुझे मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा था। मैं सीनियर से पूछता था कि ये सब क्या है। तो सर के पास गया तो मैंने सर को बोला कि इस कंडीशन में मैं हूँ तो कैसे हो पाएगा। तो सर ने बोला कि हो जाएगा, इतना वो नहीं है, तुम मतलब अगर स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे तो तुम क्लियर कर सकते हो और वापस मतलब अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो। तो सर ने काफ़ी कुछ अच्छे से समझाया, क्या क्या चीज़ मतलब कैसे कैसे पढ़ो और क्या क्या मटेरियल फॉलो करो ये सब। तो मैंने सर को मतलब जो सर ने समझाया वैसे ही एडवाइस लेके वो बुक्स वगैरह प्रीफर किया था। और सर ने बीच बीच में ये भी चीज़ें थी कि सर ने उनका कोर्स वगैरह था तो उसमें काफ़ी हेल्प किया था। मतलब कोर्स दे उन्होंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत कुछ दिया था, तो उसको मैंने मतलब पूरा अटेंड किया। दूसरी चीज़ ये भी थी कि रिसर्च भी चल रहा था, तो ये मुझे मतलब मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई, पर आखिर मतलब तो मेरा मतलब उसमें जो मतलब था JRF में, उसमें मेरा ऑल इंडिया 28 रैंक था और मेरा कैटेगरी 8 रैंक था। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriEdit. So I'm back with a very another interesting podcast. Today we have Dinesh. So I'm very proud to be seated with him here. So he has recently cracked the ICAR PhD exam in the subject of Seed Science and Technology with All India 3rd rank, and also he has cracked the agriculture officer in the state of Gujarat, in which he has already joined. So now we will be discussing about like his preparation journey for the ICAR PhD exam and also for the AO exams. And we will be getting to know about how he prepared for both of these exams and what was his condition and situation and the complete story till he has achieved the date. Okay. So Dinesh, welcome you to this podcast. So before we start, मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे देना। हाँ सर, मेरा नाम दिनेश है। मैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हुआ है और मेरा PG इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सीड साइंस सब्जेक्ट से हुआ है। और करंटली मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर मतलब एज अ एग्रीकल्चर ऑफिसर दांतेवाड़ा यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत हूँ। Okay, thank you so much, and first of all congratulations for two things. First is for getting seat. तो दिनेश ने already ICAR PhD exam crack करके IRM में seat ले लिया था, and this is for the first thing. And the second thing, he has also cracked the agriculture officer in the state of Gujarat. Congratulations for both the things. So you have achieved a very good milestone in a very young age, and now you have been already appointed as a government officer here there. ओके चल जानेंगे अभी कि तुमने इस एग्जाम्स को क्रैक कैसे किए हो, क्या माइंडसेट था, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा और क्यूरियोसिटी भी वही है कि तुमने क्यों ICAR PhD सीट को छोड़ के EO को चूज किया और ICAR PhD, मतलब क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, और इस डिसीजन को लेने के लिए तुमने कौन कौन से डिस्कस किया, क्या क्या सजेशन लिया, और एट द एंड ऑफ द डे तुमने क्या डिसाइड किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारा PG से, जैसे तुमने बताया था कि तुम्हारा स्टेट में जो गुजरात है, तो वहाँ का ट्रेंड हम बात कर रहे थे इस वीडियो से पहले। तो वहाँ पे तुम बोल रहे थे कि MSc और बैंकिंग और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स और फॉरेन इस तो प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स का। लेकिन अब तुम ये भी बता रहे थे कि वहाँ के जो लोग हैं MSc करना चाहेंगे, लेकिन विद इन स्टेट बहुत कम लोग हैं ऐसा जो स्टेट के बाहर जाना चाहेंगे। और हम ये ट्रेंड तो देख भी रहे हैं कि गुजरात से हर साल दो तीन ही आते रहते हैं IRA में, जब हमने देखा है, जब से हमने भी देखा है। तो क्या था तुम्हारा माइंडसेट, और तुम इस सब को छोड़ के कैसे बाहर निकल के आ गए? हाँ सर, मेरा भी ऐसा ही माइंडसेट था। पहले मैं जब UG में था तो मेरा 3 साल तक मेरा कोई मतलब ऐसा मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई एग्ज़ाम वगैरह आता है जिससे हम मतलब JRF वगैरह एग्ज़ाम आता है जिससे हम मतलब अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं एज अ मास्टर डिग्री। तो मैं मतलब पूरा मेरा 3 साल UG में ऐसे ही मतलब मैंने मतलब वही थोड़ा बहुत जो भी कोर्स वर्क रहता था वो करता था। बाकी मेरा कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि मैं मतलब JRF करूँगा। पर जो मतलब 7th सेम आता है उसमें रावे करके एक प्रोग्राम चलता है, उसमें सारे मतलब स्टूडेंट इंटरेक्ट होते हैं, बहुत मतलब वो प्रैक्टिकल रहता है पूरा। तो मैं मतलब ICAR स्टूडेंट के मतलब उसके कांटेक्ट में आया, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा एग्ज़ाम रहता है जिससे तुम अदर स्टेट में मतलब एडमिशन ले सकते हो और वो स्कॉलरशिप भी
देते हैं और तुम्हारा पीजी भी होता है और एक अच्छा इंस्टीट्यूट होता है तो उसका इम्पेक्ट भी रहता है। तो ये सब मैं सोच के मैंने मतलब काफ़ी कुछ सोचा कि भाई मैं मतलब करूँ या ना करूँ, मतलब अदर स्टेट में मेरे फैमिली वगैरह में अलो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या रहेगा, मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा एग्ज़ाम होता है, वो कुछ मेरे दिमाग में मतलब क्लियर नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि मुझे करना तो है ये एग्ज़ाम, एक बार थोड़ा माहिती ज़्यादा डिटेल में ले लूँगा मेरे फ्रेंड से, पर करूँगा। तो फिर वो भी पता चला कि इसमें तो मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। तब जाके मेरे माइंड में आया मैं तो कौन सा मतलब सब्जेक्ट चूज़ करूँगा, ये भी एक था। पर मेरा ये था कि यूजी में मैं पहले से ही थोड़ा इंटरेस्टेड था ब्रीडिंग को लेके, तो मेरा माइंड गया कि मैं मतलब ब्रीडिंग में अच्छा कर सकता हूँ। फिर मुझे पता चला कि ब्रीडिंग में तो पैथोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, फिर माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, पर फिर भी मैंने सोचा कि ब्रीडिंग के लिए मैं ये दो भी पढ़ लूँगा। तो ये मेरा था। तो मतलब मैंने प्रिपरेशन मेरा ये 8th सेम में मैंने स्टार्ट किया, मैं डेडिकेटली मतलब पढ़ने लगा। तो मेरा 8th सेम में स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो तब मेरा ये वर्क भी चल रहा था ELP करके और प्रिपरेशन भी चल रहा था। तो ये दोनों साथ में चल रहा था और बाद में मुझे 3 मंथ का टाइम मिला था फुल्ली प्रिपेयर करने के लिए। उतना गैप था एग्जाम के वो बीच में। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 3 मंथ्स का प्रॉपर प्रिपरेशन किया था। Okay, that's तो वो nice. 3 मंथ मुझे जो भी 3 मंथ मिले थे उसमें मैंने पूरा डेडिकेटली पढ़ा था। और तब मुझे मेरे फ्रेंड्स के मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ गाइड किया और मेरे एक सीनियर भी थे वहाँ पे, उन्होंने पूरा मतलब वो उन्होंने IRI से ही किया हुआ था, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे गाइड किया कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मैं पूरा मतलब इतना गाइडेंस नहीं था मेरे पास। मैं पढ़ तो लेता था, वो स्टेमिना था, पर वो गाइडेंस होना चाहिए वो नहीं था। तो वो मेरे सीनियर से मिला, फ्रेंड से मिला और फिर मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था। तो उससे भी काफ़ी कुछ मुझे मतलब कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं नहीं मेरा भी मतलब मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं आएगा। तो फिर मैंने मतलब ऐसा कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दिया। तो मेरा मतलब उसमें जो मतलब था JRF में, उसमें मेरा ऑल इंडिया 28 रैंक था और मेरा कैटेगरी 8 रैंक था। ओके, सो ऑल इंडिया 28 रैंक एंड कैटेगरी 8 रैंक, Yes. ओबीसी कैटेगरी में 8th रैंक था। Yes. ओके, तो इसके बाद तो तुम्हें तो ब्रीडिंग इंटरेस्ट था, Yes, लेकिन sir. तुमने एट द एंड ऑफ द डे चूज किया है सीड सीजन टेक्नोलॉजी। Yes, sir. ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें ब्रीडिंग नहीं मिलता था, ब्रीडिंग तो मिल जाता था, लेकिन Yes, sir. क्या रीजन था बिहाइंड चूजिंग, लाइक क्यों तुमने Yes. सीड टेक्नोलॉजी चूज किया? सर एक्चुअली सर ब्रीडिंग का मेरा ऐसा था कि मुझे ब्रीडिंग IRI से करना था। Okay. पर एक्चुअली IRI में ब्रीडिंग का सीट है वो नहीं था। सब सेंटर में मैंने डाला होता है तो मैं भी हो जाता, पर तब मैं ये सोच के नहीं डाला कि मुझे मतलब दिल्ली नहीं मिलेगा IRI। तो मेरा फुल्ली वही था कि अगर करूँगा तो IRI से ही ब्रीडिंग करूँगा, पर वहाँ पे नहीं मिल रहा था। पर मुझे पैथोलॉजी मिल रहा था, तो बहुत सीनियर्स वगैरह ने सजेस्ट किया कि तुम मतलब पैथो छोड़ के सीड मत लो, क्योंकि पैथो को प्रायोरिटी दो। पैथो मतलब मेजर सब्जेक्ट है और उसमें मतलब काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो तुम। तो मैंने मतलब पैथोलॉजी ना चूज करके मेरा वो डिसीजन था कि मैं मतलब अल्टीमेटली जुड़ा रहूँगा, कुछ भी मतलब करके ब्रीडिंग के साथ जुड़ा रहूँगा। सीड एक ब्रीडिंग का ही पार्ट है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि किसी से सुना था मतलब सीनियर वगैरह से कि वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाएगा एज कम्पेयर टू पैथोलॉजी। तो मेरे दो भी माइंडसेट था कि मतलब एक बैकअप रहेगा कि थोड़ा टाइम मिलेगा तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वहाँ पे माहौल अच्छा है IRI में, ऐसा सुना था तो पढ़ लूँगा उसके लिए। तो ये दो मतलब मेरे मतलब वो थे व्यू, इसलिए तुमने सी टेक्नोलॉजी चूज किया। लेकिन तुम्हारा फिर भी सी टेक्नोलॉजी चूज करने के बाद भी आइडिया तो वही था और स्ट्रेटजी वही था कि तुम्हें कोई भी स्टेट एग्जाम्स को क्रैक करना है और जल्द से जल्द जॉब लेना है। तुम्हारा पहले से PhD में इंटरेस्ट नहीं था? इंटरेस्ट इतना नहीं था सर। ओके, तो ठीक है, तो ये तो PhD की बात होगी। तो यहाँ पे आके जैसा तुमने बोला कि तुम IRI चूज इसलिए किए और सी टेक्नोलॉजी इसलिए चूज तुमने किया है क्योंकि तुम्हें टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। सर। और अभी बताओ कि तुम्हारा MSc का लाइफ कैसा था यहाँ पे? जैसा स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब MSc इसलिए चूज करते हैं कि उनको एक बैकअप रहे, वो वहाँ पे भी अच्छा करे और उसके साथ साथ जो भी एग्जाम्स आता रहेगा उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो तुमने भी इसी माइंडसेट से आए थे यहाँ पे। तो तुम बताओ कि तुम्हारा कैसा जर्नी था IRI पे, कितना टाइम मिला था और क्या क्या था यहाँ पे? हाँ सर, मैंने IRI लिया था इसलिए कि मुझे थोड़ा टाइम भी मिलेगा और सीड टेक स्पेशली चूज करने का मेरा यही रीज़न था कि थोड़ा टाइम मिलेगा। तो कुल मिला के सर यही बोलूँगा कि मेरा IRI का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पर मैंने मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी भी हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस से। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं यही सोच के आया था कि मैं थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करूँगा और साथ में रिसर्च करूँगा। तो मतलब पहले मैंने आके 3 मंथ थोड़ा फोकसली स्टडी किया, उसके बाद मतलब
मेरे लिए ये सिस्टम नया था, मतलब वो पीपीडब्ल्यू आरडब्ल्यू ये सब पहली बार सुन रहा था और मुझे मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा था। मैं सीनियर से पूछता था कि ये सब क्या है। फिर मतलब वो स्लोली मुझे समझ में आने लगा। फिर उसमें टाइम ज़्यादा मेरा मतलब जा रहा था और दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा था कि मतलब एक तरफ कोर्स वर्क करो, एक तरफ ये प्रेजेंटेशन वगैरह आ जाता था कुछ ना कुछ, और एक तरफ ये मतलब पढ़ने का। तो ये तीनों बैलेंस नहीं हो रहा था मेरे से। तो मैंने मतलब क्या किया कि वहां पे मेरा मतलब प्रिपरेशन स्टॉप किया और पूरा फोकस किया रिसर्च पे। मैंने ये सोच लिया कि एक ही साल तो है, मतलब उस पे मैं मतलब डेडिकेटली कर लूंगा, रिसर्च के बाद तो मतलब मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैंने यही सोच के फिर पूरा रिसर्च पे फोकस कर लिया और मेरा ये वो वाला रिसर्च में पूरा टाइम जाने लगा, तो प्रिपरेशन मेरा छूट गया। ओके, फाइनली ऐसा बोलना चाह रहे हो कि तुमने सोच के आए थे कि यहाँ पे तुम हाँ। आके प्रिपरेशन करोगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़े टाइम के लिए स्टार्टिंग पे टाइम मिला था, हाँ, उसके बाद रिसर्च की वजह से, कोर्स वर्क की वजह से तुम काफी कुछ उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए और उसके बाद तुमने पूरा डेडिकेशन रिसर्च पे लगा दिया। हाँ सर। ओके, तो उसके बाद जैसे तुमने ऑलरेडी पीएचडी एग्जाम भी क्रैक किए, हाँ। क्यों तुम्हारा फोकस एग्जाम्स को छोड़ के मतलब कैसा पीएचडी पे आ गया लास्ट पे? हाँ सर, वो भी एक है कि मेरा जब मतलब एसआरएफ आने वाला था, अब सीनियर वगैरह सब बोल रहे थे एसआरएफ के लिए पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं किया। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं सर को कैसे बोलूँ कि भाई मैं तो अभी पीक रिसर्च चल रहा है तो मैं कैसे पढ़ लूँ, क्योंकि सीट भी एक सिक्योर करना होता है, क्योंकि एक प्लान भी मतलब रेडी रहे तो तुम मतलब इतना स्ट्रेसफुल डिस्टर्ब नहीं होते हो और पूरा फोकस कर पाते हो। तो मैंने वही सोचा कि मुझे एसआरएफ के लिए भी अब थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले यही कि मेरा जब रिसर्च वीक पे था तो एसआरएफ भी आने वाला था, तो मैंने देखा कि मेरे पास टाइम कितना है अब बचा। तो मैं तब उस कंडीशन में था कि एक ही मंथ बचा था। अच्छा, सिर्फ एक मंथ ही बचा एक था? ही मंथ बचा था और तब मुझे लगा कि अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली और वही देखना पड़ेगा। तो मैं काफी मतलब डीमोटिवेट था। तो फिर मैं सर के पास ही गया था पहले। तो सर के पास गया तो मैंने सर को बोला कि इस कंडीशन में मैं हूँ तो कैसे हो पाएगा। तो सर ने बोला कि हो जाएगा, इतना वो नहीं है, तुम मतलब अगर स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे तो तुम क्लियर कर सकते हो और वापस मतलब अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो। तो फिर सर से मतलब आराम से बैठ के हमने बात की दोनों ने। तो सर ने काफी कुछ अच्छे से समझाया क्या क्या चीज मतलब कैसे कैसे पढ़ो और क्या क्या मटेरियल फॉलो करो ये सब। तो मैंने सर को मतलब जो सर ने समझाया वैसे ही एडवाइस लेके वो बुक्स वगैरह प्रीफर किया था। और सर ने बीच बीच में ये भी चीजें थी कि सर ने उनका कोर्स वगैरह था तो उसमें काफी हेल्प किया था, मतलब कोर्स दे उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत कुछ दिया था। तो उसको मैंने मतलब पूरा अटेंड किया और मेरा प्रिपरेशन जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मैं मतलब टेस्ट सीरीज दे रहा था। और दूसरी चीज ये भी थी कि रिसर्च भी चल रहा था, तो ये मुझे मतलब मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम आई, पर आखिर मतलब हो गया। वही बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग भी मतलब एमएससी को आओगे, एमएससी करने या मतलब उसके बाद पीएचडी के लिए सोचोगे या एग्जाम्स के लिए सोचोगे, हर एक का सिचुएशन वही है कि स्ट्रेसफुल रहेगा, लेकिन अलग चीज़ वही होगा कि कॉन्फिडेंस कितना है तुम लोगों में और क्या माइंडसेट है तुम लोगों का। वो भी ज़रूरी है कि कोई सीनियर का अगर गाइडेंस मिल जाए और कोई स्टूडेंट्स सीनियर जो भी है अगर तुम्हें आके बोले कि कॉन्फिडेंस दे, वो अलग बात है, तो वो बेनिफिट कर देता है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ना हो आपको गाइड करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, फिर भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, दिस इज़ द रियलिटी। ऐसा है कि जब तुम प्रिपेयर करना चाहोगे, जैसे कि दिनेश ने ऑल इंडिया 3rd रैंक निकाला है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसको पूरा टाइम मिला था या पूरा फ्री था प्रिपेयर करने के लिए। वो जैसा बोला उसका लास्ट मंथ तक पीक पे था रिसर्च, और रिसर्च करते करते उसने पढ़ाई किया था और इसके बाद ही उसने एग्जाम को क्रैक कर पाया। सो वेरी हैप्पी। लाइक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तुम आए थे मुझे पता था कि क्या सिचुएशन था। जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बोला है तुमने अच्छे तरीके से उसको फॉलो करके, अल्टीमेटली जो मैंने बोला है वो अलग है, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा हार्ड वर्क है जिससे तुमने उसको एग्जाम को क्रैक किया है। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी फॉर इट। तो उसके बाद जैसे कि तुमने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, हाँ, तो तुम्हारा अभी पीएचडी का सीट सिक्योर है, तुम्हें तो मिल जाएगा यार, काफी ज्यादा खुश होंगे। तो उसके बाद तुमने कैसा मतलब तुम्हारा अटेंशन को चेंज करके एग्जाम से कैसे फोकस किया? क्योंकि ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स को हम लिबरल हो जाते हैं। अगर एक सीट ऑलरेडी मिल रहा है और पर मंथ 37,000, अभी तो 37,000 पर मंथ है, पहले तो 31 था। 3 साल के लिए सॉर्टेड है, तो अभी तो थोड़ा तो रिलैक्स करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो माइंडसेट होता ही है। लेकिन फिर भी तुमने कैसा इसको फोकस किया कि फिर से तुमने एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसको एग्जाम को क्रैक किया? क्या था उसका स्ट्रेटजी?
उसका ऐसा था कि सर मेरा जब रिसर्च कंप्लीट होने आया, मेरा डिग्री कंप्लीट होने आया, तब हमारे गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन निकला, वो सीड ऑफिसर एग्जाम का था। अच्छा। वो सीड ऑफिसर मतलब स्टेट के रहता है, वो था। तो मैंने उसका नोटिफिकेशन वगैरह देखा और जब सिलेबस देखा तो मुझे समझ में आया कि मैंने जो मतलब इसमें पढ़ा है, मतलब एसआरएफ के लिए जो मैंने मतलब जनरल एग्रीकल्चर जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज थी। तो मुझे लगा कि जॉब अच्छा खासा है और उसमें मतलब एक सब्जेक्ट से भी जुड़ा रहूंगा क्योंकि एक सीड का ही था। तो मैंने सोचा कि मैं मतलब वो एग्ज़ाम क्यों ना निकालूं। मतलब मेरा पीएचडी प्लान भी तो रेडी है, अब मुझे श्योर था कि मैं मतलब आईआरआई में लेने वाला हूँ। तो मेरे पास मतलब अब डिग्री के बाद मे भी 1 मंथ बचेगा, पर मेरा यही था कि डिग्री खत्म जितना जल्दी हो सके उतना करो, तो मुझे मतलब सीड ऑफिसर के लिए टाइम मिले। तो बस यही सोच के मैं मतलब पूरा फोकस कर दिया पीएचडी का कंप्लीट करने के लिए। तो मेरा अल्टीमेटली पीएचडी कंप्लीट भी हो गया, मतलब 13 तक मेरा थीसिस सबमिट भी, 13 सितंबर तक। तो वो सबमिट करने के बाद मैंने घर जाने का मतलब प्लान बना लिया और माइंड में ऐसा, मैं जिस तरह से हर एक एग्जाम में स्ट्रेटेजी बनाता हूँ ऐसा मैंने बना के घर पे चला गया था। तो वहां जाके मुझे बस यही था कि अब मैं प्लान बना के पढ़ लूंगा। तो वहां जाके मैं वही कि एक ऐसा हो गया कि मेरा मतलब हेल्थ थोड़ा हो गया, तो उसमें भी मुझे रिकवर होने में 7 डेज लग गए। अच्छा। हाँ, तो सर फिर से वो 7 डेज का वो आ गया। तो मेरा अक्टूबर 13 को एग्जाम था सीड ऑफिसर का। अच्छा। और मैंने फुली मतलब फोकस स्टडी किया 17 से स्टार्ट, 17 सितंबर से स्टार्ट किया था। तो यही चीज थी। फिर मैंने 17 के बाद तो पूरा मतलब पूरा मेरा कंसंट्रेशन उस पे ही लगा दिया। और तब मतलब 4th को एक मतलब मैसेज आता है, मैंने पहले मतलब काफी पहले एक फॉर्म फिल किया हुआ था एग्रीकल्चर ऑफिसर का। तो उसका मतलब मैसेज आता है कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 6th ऑफ अक्टूबर। अच्छा, तो 4th को मैंने, आया था। हाँ 4th को आया था। तो मैंने सोचा यार ये तो मतलब परसों ही एग्जाम है, तो मैं देने जाऊं या नहीं जाऊं। पर फिर मुझे पता चला कि सिलेबस काफी सिमिलर है सीड ऑफिसर का और एग्रीकल्चर ऑफिसर का। तो मुझे मतलब एक ये भी मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अगर होगा नहीं होगा वो मतलब सेकेंडरी है। हाँ सेकेंडरी है, पर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अभी प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो एक मेरे लिए एक टेस्ट था, तो मैंने मतलब देने गया एग्जाम। तो और हम वो सीबीटी बेस्ड था, तो उसी दिन रिजल्ट भी आ गया। तो मैं श्योर भी हो गया कि मेरा हो रहा है, क्योंकि वैकेंसी काफी कम थी, उसमें 13 वैकेंसी थी और उसमें भी मेरा 3rd रैंक आ रहा था। अच्छा, हाँ। 3rd इज लकी नंबर। अच्छा। हाँ सर। तो बस वही, तो उस दिन मैं श्योर तो हो गया, पर फिर भी मैंने मतलब वो सेलिब्रेशन नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं एसओ के लिए पढ़ रहा था, एसओ के लिए मैं पूरा फोकस स्टडी करूँ 13 तक। फिर 13 तक मैंने मतलब एसओ में वो लगा दिया मेरा पूरा टाइम। तो यही सर था मेरा मतलब उस टाइप का। सो ऑलमोस्ट लाइक तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सीड ऑफिसर के लिए। यस सर। लेकिन लकीली तुम्हारा एओ भी आ गया बीच में, ये वो exam। बीच में आ गया और वो हो गया सर। इससे हमें एक मैसेज मिलता है, स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब भी एक एग्जाम क्लियर होगा, दिनेश ने तो इसका तो स्टोरी तो ऐसा है कि जब भी एक एग्जाम इसने क्लियर किया है उसका कॉन्फिडेंस उसने लेके आगे गया है और आगे का एग्जाम क्लियर किया है। ऐसा ही था कि उसने पहले एसआरएफ को क्रैक किया, उसके बाद एओ को क्रैक किया, एओ क्रैक करने के बाद भी उसने क्विट नहीं किया, उसके बाद उसने सीड ऑफिसर का भी एग्जाम दे दिया। आई होप लाइक उसका भी एग्जाम अच्छा रहा होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, उसका भी रिजल्ट अच्छा आ जाए ताकि वो भी एग्जाम्स क्लियर हो जाए। तो ये था उसका पूरा प्रिपरेशन जर्नी, जो उसने एक एग्जाम क्रैक किया है आईसीआर पीएचडी का और एओ का। नेक्स्ट अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बिफोर, लाइक हम इसके बारे में बात करेंगे कि तुमने आईसीआर पीएचडी का कैसे प्रिपेयर किया इन ब्रीफ एंड आल्सो लाइक एओ के लिए कैसे प्रिपेयर किया इन ब्रीफ। उससे पहले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, लाइक क्यूरियोसिटी तो मैं इसलिए है कि मुझे जानना है एक्चुअली कि तुमने पीएचडी सीट को छोड़ के मतलब एओ को क्यों चूज किया। ये करने के टाइम पे तुमने क्या क्या सजेशन लिए थे, किन किन से तुमने बात किया था और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा क्या माइंडसेट था। हाँ सर, मेरा भी यही था कि मतलब अब मैं भी डायलेमा में ही था कि मैं मतलब पीएचडी करूं या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर लूं। तो एक ये था कि मैंने दोनों का मतलब देखा कि क्या क्या एडवांटेज, किसका क्या एडवांटेज है। दोनों को मतलब काफ़ी मतलब मेरे वहाँ पे जो प्रोफेसर वगैरह से कांटेक्ट है और यहाँ पे जो सीनियर्स के कांटेक्ट है, तो सबको पूछा। मैंने सर को भी पूछा था कि मतलब क्या करना चाहिए, तो सबसे बात किया। तो मतलब एडवांटेज देखा जाए तो मतलब मेरा यही था कि पीएचडी के बाद भी हमें करना तो रहता है कि साइंटिस्ट बनेंगे या एआरएस वगैरह कुछ करेंगे।
तो वहाँ पे भी मुझे ये पता चला कि आप अगर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर ऑफिसर एज अ हो तो आपको मतलब आगे जाके ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, और दूसरा एक फील्ड पे जॉब आता है, वो भी वहाँ पे हमारे गुजरात में एक ARS करके जॉब आता है, असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट। तो ये दोनों में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, ये दोनों बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब है मतलब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने सोचा कि आखिर में मैं मतलब 5 साल 4 साल 3 साल जो भी है PhD के दूं, इससे अच्छा तो मैं 3 साल AO में रहूंगा और मतलब पूरी नेट वगैरह ASR भी नेट क्लियर करके मैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता हूँ या ARS बन जाता हूँ तो ये एक मेरे लिए बहुत एडवांटेज होगा। और एक दूसरी बात ये भी थी कि ये AO में ऐसा है कि टाइमिंग वो मतलब जैसा हमारा मतलब गवर्नमेंट जॉब का रहता है वैसा ही है, तो मुझे वहाँ पे टाइम भी मिलेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में हूँ तो रिसोर्स तो है, लाइब्रेरी वगैरह है, मतलब वो सब मिलेगा मुझे। तो मैंने ये दोनों एडवांटेज देख के फिर सोचा कि PhD में ये है कि मैंने MSc भी यही सोच के लिया था कि मुझे टाइम मिलेगा, पर वो उल्टा निकला। तो इस बार भी ये हो सकता है कि टाइम ना मिले PhD, पर यहाँ पे AO में तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोर्स वर्क परेशान करेगा या प्रेजेंटेशन परेशान करेगा या रिसर्च का कोई। तो ये सब सोच के मैंने फिर AO चूज किया और PhD को मैं मतलब वही है कि PhD भी करना है तो मतलब किसके लिए करना है, आगे का क्या है, तो वही है रिसर्च करना है आगे जाके। तो इसमें भी करने को मिल रहा है तो वो दो सेम है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि तुम्हें स्टेट में मिल रहा है, तो फिर ये भी एक वो तो अल्टीमेट एडवांटेज है, हाँ। स्टेट में कोई भी जॉब मिलना है या सेटल होना, करियर बनाना। हाँ, सो दैट्स नाइस। लाइक फिर भी काफी मुश्किल हुआ होगा ना इस डिसीजन को लेने पे? सर ये डिसीजन लेना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था। 15-20 दिन मैंने सबसे बात किया, मतलब वो ही मैंने बनाया कि भाई क्या एडवांटेज है क्या नहीं एडवांटेज। फैक्ट्स पे गए तुम, हाँ, प्रैक्टिकलिटी पे वो मतलब करना पड़ता है और हर एक चीज में मैं तो बोलूंगा कि करना चाहिए। सही है। ओके, सो दिस इज व्हाई यू हैव चूजन लाइक एग्रीकल्चर ऑफिसर। Yes. दैट्स नाइस। वही स्टूडेंट्स जो भी हम इस तरह के सिचुएशन फंस जाएंगे, अल्टीमेटली वही सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है। हाँ, हम क्या सोच रहे थे आगे जाके, अगर PhD भी कर रहे हैं कि हमारा मोटिव क्या था, PhD के बाद जॉब का मोटिव था या एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस पे जाने का मोटिव था या रिसर्च पे जाने का मोटिव था। जैसे कि दिनेश ने अच्छे से एनालाइज करके उसको क्या सही है, उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही लगा उसने वही किया है। और ये तो हो गया एग्जाम के बारे में, तुमने क्यों इसको चूज किया। नेक्स्ट आते हैं कि तुमने इन ब्रीफ में बताओ कि तुमने जैसे कि तुमने PhD एग्जाम के लिए भी तुमने 1 महीने का प्रिपरेशन किया है। Yes. और सीड ऑफिसर के लिए लगभग तुम्हें लगभग 15-20 दिन 15-20 दिन ही मिला था। वही तो मिला था। एक तरीके के बताओ कि तुमने PhD एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा जो हमेशा क्लिक हुआ है? मेरा मतलब हर एक एग्जाम में कहूंगा, JRF इवन मेरा मतलब स्टेट में भी एग्जाम होता है, JRF भी हुआ, SRF भी हुआ, ये सीड ऑफिसर भी हुआ, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हुआ, सब में मेरा एक ही पैटर्न रहता है और मेरा वो पैटर्न मुझे रिजल्ट देता है, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मतलब कोई भी एग्जाम आता है उसका सिलेबस पहले देखता हूँ कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है उसमें। तो वो देखने के बाद में मान लो कि अगर तुम्हारे पास गाइडेंस अवेलेबल है तो मैं पहले प्रीफर करूंगा कि आप गाइडेंस लो। अपने आप एनालिसिस करने से मतलब बेटर है कि आप गाइडेंस लो। तो मेरे पास गाइडेंस अवेलेबल था, सर थे, तो मैं पहले सर के पास ही गया कि सर आपको मतलब काफी एक्सपीरियंस है, आप तो कोचिंग वगैरह भी चलाते हो, तो आप मतलब बताओ कि, और सर का भी अच्छा रैंक था उस टाइम, 2nd रैंक था, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत अच्छी बात थी कि सर मेरे पास थे। तो मैं सर के पास गया और मतलब ये भी बोलना चाहूंगा, एक मेरा गाइडमेट है MSc हाँ। में, काफी अच्छा सा इंटरेक्शन हो रहा था। तो MSc में साथ में थे, तो अभी मुझे खुशी तो हो रही है कि तुम्हारा ये हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम PhD में आना चाहिए था, अभी 3-4 साल साथ में निकल लेते। हाँ, अभी तो सारे एक तो प्राउड फीलिंग तो है, जरूर है कि मैं यहाँ पे तुम बैठे हो, तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूँ, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तुम अभी तो तुम्हारा करियर बना के तुमने सेटल हो गए हो। काफी अच्छा लगता है कि साथ में जो लोग हैं, जूनियर्स जो लोग हैं, गाइडेंस लेके मतलब अच्छा खासा इंटरेक्शन भी करके काफी कुछ अच्छे कर रहे हैं लाइफ में। दैट्स वेरी नाइस। हम भी काफी मिस करेंगे सर आप लोगों को। जरूर करेंगे, लेकिन आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है सर। ओके। और सर वही था कि मतलब सर ने जो बताया कि इस तरह का सिलेबस है और ये चीजें मतलब पढ़ लो, तो मतलब सर का यही था कि ये बुक ये बुक ये बुक, फिर हम पे आता है कि हम मतलब उस बुक में से क्या करें। तो फिर हम पे अब आ गया, हम पे सर ने तो बता दिया कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। फिर अब मेरा ये है कि मैं कोई भी स्टार्ट करता हूँ प्रिपरेशन करना, तो वो बुक पहले देख लेता हूँ। और तुम बुक्स को शॉर्टलिस्ट कर दो कि हाँ। तुमने कौन कौन से बुक्स को मतलब प्रीफर किए। हाँ, तो मैंने मतलब सीड साइंस में SRF के लिए मैंने मतलब एक NC सिंगल प्रीफर किया था, दूसरा RL अग्रवाल का बुक है वो प्रीफर किया था,
एक मेरा मतलब गायत्री कुमावत करके एक बुक है, वो मतलब अच्छा है, वो वन लाइनर है पर बहुत अच्छा है, वो एक बुक था। और दूसरा हमारे जो नोट्स है IRI की, उसको भी मैंने प्रिपेयर किया था। और मतलब सबसे ज्यादा जो मुझे हेल्प किया तो सर का नोट्स था। वो मतलब मुझे सर ने दिया था कोर्स, तो वो मैंने देखा तो सर ने बहुत प्रिसाइजली बनाया हुआ है उसमें। मतलब आप अगर बुक से पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई कैसे एनालिसिस, तो सर ने पूरा एनालिसिस करके उसमें दिया है। तो मुझे मतलब वो उसका भी एडवांटेज हुआ। तो ये सारे सोर्स थे मेरे कि मतलब एक स्टैंडर्ड बुक हो गया, दूसरी चीज कि आपका मतलब नोट्स वगैरह हो गया, और तीसरा सर ने जो दिया था वो। और दूसरी बात ये है कि मेरा हर एक एग्जाम में ऐसा रहता है कि भले टाइम कम हो पर मैं नोट्स बनाने में बिलीव करता हूँ सर। ओके, तो कम टाइम में भी तुमने नोट्स बनाया था मैंने। अच्छा, ओके। और वो ये नोट्स दिनेश, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था अभी भी, जो जितने लोगों ने भी कोर्स लिया है हमारा, जो भी सब्जेक्ट है, वो हमेशा यही चीज पूछते हैं, सर मुझे नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए बता दो तुम। मैं हाईली मतलब रिकमेंड करूंगा कि नोट्स बनाना ही चाहिए। नोट्स बनाने का मतलब एडवांटेज आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि भाई मैंने नोट्स बनाए तो क्या मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। पर एक्चुअली क्या होता है, जब नोट्स बनाते हैं ना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चला जाता है। जितना टाइम हम रीडिंग में देते हैं तो किसी भी लाइन को रीडिंग में हम मतलब बहुत शॉर्ट टाइम देते हैं, पर लिखने में हम इतना टाइम देते हैं कि वो पूरा लाइन हमारे माइंड पे वो टच हो जाता है, भले हमको याद ना हो तब। पर जब भी एग्जाम में MCQ एनालिसिस कर रहे होंगे तब आपको मतलब पूरा स्क्रीन पे वो आ जाएगा कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो मुझे बहुत बहुत एडवांटेज करता है हर बार। मतलब जो एलिमिनेशन हमारी टेक्निक रहती है उसमें नोट्स बहुत मतलब हेल्प। ओके, जैसे तुमने शॉर्टलिस्ट किया, एक तो RL अग्रवाल है, एक सिंगल है, उसके बाद तुमने जो तुम्हारा PG का नोट्स था उसको रेफर किया, और मेरा नोट्स जो था उसको रेफर किया, उसके साथ साथ तो IMSCS और इंस्टा का तो तुमने पढ़ा ही। वो सर ने मतलब बताया ही था कि मुझे हाईली रिकमेंड करूंगा कि इंस्टा और मतलब ये इंडियन मिनिमम सीट सर्टिफिकेट वो दोनों करके ही जाना, मतलब वो एक मस्ट है। और काफी कुछ उसमें इंस्टा में से तो बेट मतलब वो वहां से पूरा निकालते हैं आंसर, क्वेश्चन पूरा निकालते हैं वो। मतलब प्रीफर मैं भी करूंगा कि भाई वो करो, क्योंकि मुझे एडवांटेज हुआ है तो आपको भी होगा। और उसके साथ साथ तुमने जैसे हमने बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्व किया। हाँ, वो मुझे मतलब ये सर की टीम में ही है संदीप सर, तो सर ने मुझे मतलब पहले ही दिन बोला कि तुमने PYQ किए कि नहीं। तो मैंने बोला सर PYQ मेरे नहीं किए अभी तक। तो सर ने बोला PYQ पहले करो फिर तुम मतलब उसके बेसिस पे पढ़ो। तो PYQ मैं बहुत मतलब रिकमेंड करूंगा कि पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे पास मतलब ऐसा है कि टाइम कम है तो PYQ बहुत हेल्पफुल है, वो एक चीज है। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा ICAR PhD का प्रिपरेशन का। ऐसा तुमने प्रिपेयर किया और लगभग तुम्हें टाइम मिला था 1 मंथ का। 1 मंथ का जितना हो सका उतना तुमने खींच के प्रिपेयर कर लिया। वही है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर किया। वो स्ट्रेटजी वही है कि तुमने चुन चुन के सिलेक्टिव चीजें बहुत रहना पड़ता है। हाँ, सिलेक्टिव चीजों को पढ़ा। ऐसा ही स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो PhD एग्जाम के लिए, PhD में ऐसा हो जाता है कि रिसोर्सेस बहुत सारे होंगे, बुक्स भी बहुत सारे होंगे। अब जैसे RL अग्रवाल है सर, तो वो बहुत बड़ा बुक है, पर उसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो मतलब सर जैसे गाइडेंस दे सकते हैं, और तुम खुद भी मतलब ऐसा कर सकते हो कि भाई क्या वही है। अगर गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है, अगर आप लोगों को कोर्स भी नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, तो तुम सिंपल चीजें करो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे उठाओ और वहाँ पे RL अग्रवाल पर देखो कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो आप लोग डिसाइड कर ही ले सकते हो। और सिलेबस कॉपी आप रख लोगे तो सॉर्टेड है सब कुछ। अगर फिर भी आप लोग अगर फुली फ्लेज्ड ऑनलाइन कोचिंग का ढूंढ रहे हो तो यू कैन ऑलवेज कंसिडर और अग्रेड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे PG का PhD का अलग अलग बहुत सारे कोर्सेस है। जो भी कोर्स लोगे तो कंप्लीट सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा और रिजल्ट्स भी आप देखोगे। तो ये तो हो गया दिनेश ICAR PhD एग्जाम के रिलेटेड। स्टूडेंट्स स्टिल फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो सब्जेक्ट के रिलेटेड, या दिनेश को कुछ पर्सनली पूछना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गुजरात से देख रहे होंगे वीडियो को, या ऑल इंडिया भी देख रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट और रिलेटेड टू द एग्जाम्स ही हैज क्रैक्ड, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो पे कमेंट कर लेना, दिनेश विल बी ऑलवेज देयर टू रिप्लाई योर कमेंट्स। एंड इसके अलावा भी अग्रीड के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगा उसको भी कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये तो हो गया PhD का। तो सीड ऑफिसर और AO है, उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था तुम्हारा? हाँ सर, उसमें ये था कि मतलब हमारा जो SO निकला था सीड ऑफिसर, उसमें उन लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन में सिलेबस अच्छे से मतलब टॉपिक वाइज एनालिस्ट दे दिया था। तो मैंने पहले सिलेबस पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरा मतलब कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे वीक है, क्या मुझे सही से करना है, क्या मुझे मतलब वहां पे नहीं करूंगा तो भी चलेगा। तो मैंने 1-2 सीड ऑफिसर पे बात किया था कि मतलब क्या रहता है वहां पे, कैसा है। तो उन लोगों ने बताया कि आप मतलब जो भी आपकी बेसिक बुक्स है जनरल एग्रीकल्चर की वो पहले प्रिफर करो। तो मैंने भी वही नेमराज सुधा
एक दो बार, मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने मतलब एक दो बार ही नेमराज सुधा पढ़ पाया था, और अरुण कात्यायन भी पढ़ा था। ये सब मैंने पढ़ते साथ साथ नोट्स भी बनाए थे, ये मैं कहना चाहूंगा। मतलब बहुत कम टाइम था, पर फिर भी मेरा यही है कि मुझे नोट्स नहीं बनाता तब तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने नोट्स भी बनाए उसके, और नेमराज सुधा, ये अरुण कात्यायन, और जब मुझे लगा कि अरुण कात्यायन और नेमराज सुधा में क्या लैकिंग है, तो उस सब्जेक्ट को मैंने मतलब यूजी की जो नोट्स थी उसमें से मैंने पूरा थरोली पढ़ा था। अच्छा, ओके। तो मैं भी पूछना चाहूंगा कि तुमने कितना टाइम, मतलब घंटा पढ़ रहे थे हर टाइम? हाँ, वो मैं बताना चाहूंगा। वो एक ऐसा रहता है कि हम जब फुल प्रिपरेशन में होते तब मतलब गिनते नहीं है कि कितना टाइम होगा, पर मैं बताऊंगा कि ऑप्टिमम मतलब 12 to 13 उतना हो जाता था, मतलब दिन का। इतना टाइम तो डेडिकेट करते ही थे। ऑब्वियसली इतना करने के बाद ही तुम्हें टाइम मिलता होगा कि तुम लिख के पढ़ो, नोट्स बना के पढ़ो। सो दिस इज योर स्ट्रेटजी फॉर सीट ऑफिसर। बहुत सिंपल है। इसने जनरल एग्रीकल्चर का बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है, और जो भी चीजें थे सिलेबस में उसको उसने जो भी अच्छे रेफरेंस मिले थे उससे उसको उठा के पढ़ा था। और सर मैं थोड़ा लकी भी था कि मुझे मतलब वो लॉजिकल पेपर निकला था। अच्छा, तो काफी एनालिसिस में अच्छा रहा था मेरा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। जितना भी तुमने अभी तक अचीव किया है, जो भी तुम्हारा जर्नी था, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत सारे चीजों को जानने को भी मिला है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों भी ऐसा सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपका रिसर्च का भी स्ट्रेस है और आप एग्जाम भी निकालना चाह रहे हो और फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए, तो these are the examples, these are the live examples where the people have struggled and still they have achieved what they wanted to. So Dinesh, I'm very happy that you are here. Like फिर भी तुम घर जा रहे थे, लेकिन टाइम देके तुम यहाँ पे आके कैमरा के सामने सबके साथ शेयर किया तुम्हारा स्ट्रेटजी। थैंक यू। जो भी आने वाले जनरेशन है, जो भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कोई भी एग्जाम्स, उनके लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग रहेगा वीडियो। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक अगर कोई भी सजेशंस है जूनियर्स को जो भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो क्या सजेशन रहेगा तुम्हारा? मैं सर यही कहना चाहूंगा एट द लास्ट कि मतलब लाइफ बहुत अनसर्टेन है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मतलब हर एक स्टेज पे ऐसा नहीं होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही निकलेगा, पर हमें क्या है कि हमारा एक कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छी चीज होती है। जैसे कि मैं हर बार कॉन्फिडेंट रहता कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, पर एक बात मांगता है हमेशा, एक हार्ड वर्क, एक अपने आप में कॉन्फिडेंस और एक स्ट्रेटेजी। ये अगर तीन चीजों का मतलब मेल हो जाए तो कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और एक मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम मतलब ऐसा शिफ्ट होते हैं एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में, तो काफी कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई क्या मतलब काफी कुछ छूट रहा है। पर ये चीज है ना कि अगर तुम्हारा मतलब एक बार कोई भी स्ट्रेटेजी रिजल्ट देने लगा तो वो कोई भी एग्जाम में रिजल्ट देगा। तो तुम अपना अपना आपको स्ट्रेटेजी बनाओ कि भाई मुझे कौन सा रिजल्ट दे रहा है, तो वही फॉलो करो। और बस यही मैं कहूंगा कि पढ़ो और कीप रीडिंग एंड कीप लिसनिंग। ओके, सो ज्यादा कुछ मोटिवेटिंग था जो भी तुमने बोला था। लाइक अल्टीमेटली वही है स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप हार्ड वर्क कर रहे हो इन अ स्मार्ट वे, दैट विल गिव यू अ रिजल्ट डेफिनेटली, इफ नॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, इन द लेटर अटेम्प्ट यू हैव टू, बट यू हैव टू ट्राई अंटिल यू गेट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा और पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा निकला। एंड स्टूडेंट्स, आई गेस लाइक इस वीडियो से आपको लॉट ऑफ बेनिफिट मिला होगा, और कोई भी क्वेरीज हो जैसे मैंने बताया था कमेंट सेक्शन में डाल देना, लाइक उसमें आप रिप्लाई कर देंगे। आने वाले वीडियोस में हम ऐसा ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स को लेके आएंगे और अच्छे पर्सनालिटीज के साथ बात करेंगे, उनका अचीवमेंट को जानेंगे कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे अचीव किया था। उससे हमें और आपको भी सीख मिलेगा कि हम कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।